Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to start our fifth lecture of Analytical Chemistry 406. तो इस कोर्स में हम पिछली कुछ क्लासेस से स्टैटिस्टिक्स इन एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। तो आज हम स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनालिटिकल डेटा के बारे में पढ़ेंगे कि हम जी आवाज़ आ रही है ना? जी सर आ रही है। ठीक है, तो हम आज स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनालिटिकल डेटा के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, बेसिकली स्टेट्स में दो टाइप्स के एरर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक को कहा जाता है टाइप 1 एरर, एक को कहा जाता है टाइप 2 एरर। जब हम कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट करते हैं तो दो क्वांटिटीज जो हम मेजर करते हैं वो टाइप 1 भी हो सकता है और टाइप 2 भी हो सकता है। टाइप 1 एरर का मतलब क्या हुआ? A type 1 error occurs when we reject the hypothesis that two quantities are the same when they are statistically identical. दो quantities for example same हैं, लेकिन हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं कि वो सेम नहीं है, हालांकि वो आइडेंटिकल हैं। तो इस तरह की एरर को हम टाइप 1 एरर का नाम देते हैं। इसी तरह टाइप 2 एरर जो है वो क्या होता है? ए टाइप 2 एरर occurs when we accept that they are the same when they are not statistically identical. दो वैल्यूज आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन हम एक्चुअली उनको एक्सेप्ट करते हैं कि वो आइडेंटिकल समझ के उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह का एरर जो होता है वो टाइप 2 एरर कहलाता है। कहा जाता है कि जैसे कि स्टैटिस्टिकल एरर्स और जो जुडिशियल सिस्टम है हमारा, उनके एरर्स सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे कोई केस होता है और जज जो है वो उस केस की सुनवाई इस तरह करता है कि वो जो विक्टिम है, जो गिल्टी है उसको आज़ाद करता है, और जो इनोसेंट है उसको गिल्टी ठहराता है। तो इस केस में अगर वो इनोसेंट को गिल्टी डिक्लेयर करे तो ये होता है टाइप 1 एरर, और इसी तरह गिल्टी को आज़ाद कर दे तो इसको कहा जाता है टाइप 2 एरर। तो सेम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स आपको देखने को मिलते हैं। या तो आप वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करते हैं हालांकि वो एक्सेप्ट करने के काबिल नहीं होती, या आप वैल्यूज़ को रिजेक्ट करते हैं हालांकि वो एक्सेप्टेबल होती हैं। तो इस तरह ये दो टाइप्स के एरर्स होते हैं। ठीक है। एक टर्म यूज होती है कॉन्फिडेंस लेवल के नाम से स्टैटिस्टिक्स में। तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है? इट इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रू मीन लाइज विद इन अ सर्टेन इंटरवल एंड इज ऑफन एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। अगर आप कोई रिजल्ट रिपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक रिजल्ट रिपोर्ट की कि आपका सैंपल मीन 2 आया है विथ प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन 0.1 के साथ। तो इस केस में ये जो 0.1 है प्लस माइनस 0.1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिजल्ट हो सकता है 2.0, आपका रिजल्ट 2.1 हो सकता है मैक्सिमम, और मिनिमम 1.9 हो सकता है। तो रिजल्ट, आपका मीन रिजल्ट जो आपने मेजर किया है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होगा ट्रू वैल्यू को। तो विद दिस रेंज आपका मीन रिजल्ट इसमें इस ये विद दिस स्टैंडर्ड डेविएशन आपका मीन रिजल्ट 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो ट्रू वैल्यू है वो या तो 2.1 हो सकता है और 1.9 हो सकता है। तो ये वैल्यू, इस रेंज में वैल्यू का एक कॉन्फिडेंस लेवल होगा। ठीक है, कि 100% श्योर तो नहीं होंगे डेफिनेटली, या तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 2.1 से 1.9 से कम भी हो सकता है। तो कितना परसेंट लेवल आपका ये है कि आपका वैल्यू जो है वो इसके बीच में है। फॉर एग्जाम्पल आप कहें 68% चांसेस ये हैं कि आपका रिजल्ट 0 प्लस माइनस 0.1
के बीच में हो, या आप ये भी कह सकते हैं कि 90% चांसेस ये हैं कि ट्रू रिजल्ट इन दोनों के बीच में हो, इस रेंज में हो, और बाकी 10% इससे आउट भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसको कहा जाता है, इस प्रोबेबिलिटी को, कि probability of existing of true occurrence of true result between the confidence limits is termed as confidence level। यानी दो कॉन्फिडेंस लिमिट्स के बीच में आपके ट्रू वैल्यू के एग्जिस्ट करने के चांसेस को, प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं, और इसको परसेंटेज की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। The probability that a result is outside the confidence interval is often called significance level। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपने परसेंटेज में एक्सप्रेस किया था, फॉर एग्जाम्पल 95% आपका कॉन्फिडेंस लेवल था कि आपका जो ट्रू रिजल्ट है वो इस रेंज में एग्जिस्ट करता है, तो रिमेनिंग 5% जो होगा उसको आप क्या कहेंगे? इस 5% ये चांसेस हैं कि आपका जो ट्रू रिजल्ट है वो इस रेंज से आउट हो, तो इसको कहा जाता है, रिमेनिंग 5% को, कॉन्फिडेंस लेवल के बाद रिमेनिंग 5% को सिग्निफिकेंस लेवल कहा जाता है। अच्छा, अब लास्ट टाइम हमने गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी, ठीक है? तो गाउसियन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये कहा था कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसको अगर हम प्लॉट करें विथ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये एक बेल शेप्ड कर्व आ जाती है। तो इस केस में जो सेंट्रल पॉइंट होता है यहाँ पे मीन होगा, और मीन के दोनों साइड पे सिमेट्रिकली एरर डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। तो फिर इस गाउसियन कर्व को एक्सप्रेस करने के मल्टीपल वेज हैं। एक तो आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट करते हैं, या एक और पैरामीटर यूज करते हैं जी वैल्यू, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्सेस जी वैल्यू के टर्म में आप इसको प्लॉट करते हैं। तो ये जी बेसिकली क्या है? ये डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये रिलेटिव पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू है फ्रॉम द मीन। तो इस तरह जब आप फॉर एग्जांपल हमने ये कहा कि अगर आप ये कहें कि आपका रिजल्ट 50% कॉन्फिडेंस लेवल पे, 50% कॉन्फिडेंस लेवल पे आपका जो मीन होता है उसके साथ जो आपका रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होगी वो 0.67 सिग्मा या -0.67 सिग्मा हो सकती है। जैसे जैसे आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करते हैं, तो स्टैंडर्ड जो जी की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप 80% कॉन्फिडेंस लेवल पे जाएंगे तो विड्थ ऑफ द जो एरिया ऑफ द कर्व जो होगा वो इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपका जो रिजल्ट लाई करेगा वो ±1.28 सिग्मा के बीच में एग्जिस्ट कर सकता है। इसी तरह जैसे आप 90%, 95% और 99% पे जाएंगे, तो जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करेंगे, इट मीन्स कि स्टैंडर्ड डेविएशन की विड्थ जो होगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है? अच्छा, सर ये ग्राफ दोबारा थोड़ा रिपीट करें सर, अच्छा, जी को समझाएं दोबारा। ठीक है। जी बेसिकली आप लोगों ने लास्ट टाइम गाउसियन कर्व को डिस्कस किया था। तो गाउसियन कर्व को हम कैसे एक्सप्रेस करते थे? गाउसियन कर्व को हम एक्सप्रेस करते थे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्सेस पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। या एक एग्जांपल में हमने एग्जैक्ट सम ऑफ एरर्स लिया था, म्यू +1 +2 +3 इस तरह से। तो इसका जो कर्व आता है वो कैसा आता है? बेल शेप्ड कर्व आता है। तो हम बाज लिटरेचर में हम रिपोर्ट कर सकते हैं पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह यहाँ पे जी वैल्यू को,
जी वैल्यू क्या होती है? अगर आप x माइनस म्यू मीन्स कि x मेजर्ड वैल्यू है, म्यू पॉपुलेशन मीन है, पॉपुलेशन मीन और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस लें और इसको डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन स्टैंडर्ड करें तो एक नया पैरामीटर आता है जिसे आप कहते हैं जी वैल्यू। तो इस तरह आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्सेस जी वैल्यू में गॉसियन प्लॉट को एक्सप्रेस करने के लिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्सेस जी वैल्यू प्लॉट भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें जिस तरह लास्ट टाइम हमने क्या कहा था कि मीन वैल्यू आपके सेंट्रल पॉइंट में होगी, यहाँ पे मीन वैल्यू होगी, ठीक है। जहाँ पे मीन वैल्यू होगी वहाँ पे एग्जैक्टली बहुत ही शार्प एरिया है डेफिनेटली। तो जैसे जैसे आप मेजरमेंट्स लेते हैं तो वो चूंकि आप 4-5 मेजरमेंट्स लेते हैं और उन 4-5 मेजरमेंट्स का मीन लेते हैं, तो अब बाकी सारी वैल्यूज एग्जैक्टली मीन के इक्वल नहीं होती, कुछ मीन से ज़्यादा होती हैं, कुछ मीन से कम होती हैं। तो उनकी वजह से डेविएशन, रिजल्ट के अंदर डेविएशन आता है। तो वो डेविएशन पॉजिटिव भी हो सकता है, वो डेविएशन नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो कितनी डेविएशन होगी वो डिपेंड करता है कॉन्फिडेंस लेवल पे। कम कॉन्फिडेंस लेवल में जो एरिया ऑफ द गॉसियन कर्व होगा उसका एरिया कम होता है। इट मीन्स कि मीन के इतराफ में जो लिमिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस होंगी या जी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू कम होगी। फॉर एग्जांपल 50% 50% कॉन्फिडेंस लेवल पे आपका रिजल्ट 0.67 सिग्मा और -0.67 सिग्मा हो सकता है, इस रेंज में, ठीक है। जैसे जैसे आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करेंगे, फॉर एग्जांपल 80% कॉन्फिडेंस लेवल पे, तो विड्थ ऑफ द कर्व इंक्रीज करेगी यहाँ तक। अब इस केस में आपका रिजल्ट, जब आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं या आप ये भी कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। उतना ज़्यादा रिजल्ट प्लस 80% कॉन्फिडेंस लेवल पे प्लस 1.28 और -1.28 सिग्मा के रेंज में आपके रिजल्ट के एग्जिस्ट होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, इसी तरह 90% चांसेस ये हैं कि आपका रिजल्ट जो है मीन प्लस माइनस 1.64 सिग्मा या प्लस माइनस प्लस माइनस 1.64 सिग्मा हो एट 90% कॉन्फिडेंस लेवल पे। अच्छा, बाकी जो रिमेनिंग 10% है रिजल्ट, इसके चांसेस ये हैं 10% आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये कहता है कि रिजल्ट इस रेंज से आउट होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन 90% आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये कहता है कि 90% प्रोबेबिलिटी है कि रिजल्ट प्लस माइनस 1.64 सिग्मा में होगी। इसी तरह 95% पे वन प्लस माइनस 1.96 सिग्मा और 99% पे प्लस माइनस 2.56 सिग्मा वैल्यूज होती हैं। तो इसका मतलब अब ये आपने देखा होगा कि यहाँ पे जैसे जैसे कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है तो एरिया अंडर द कर्व भी इंक्रीज होता है। मींस कि द स्टैंडर्ड डेविएशन या डेविएशन फ्रॉम द मीन भी इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। अच्छा, तो कॉन्फिडेंस लेवल एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात कर रहे थे। तो shaded area in each plot lie between the value of 2z and 1z that are indicated to the left and right of the curve। तो हमने इस बेसिकली इस गॉसियन कर्व में जो डिफरेंट कॉन्फिडेंस लेवल्स पे जो शेडेड एरिया है वो एक्चुअली डिफरेंट कॉन्फिडेंस लेवल पे मीन वैल्यू की डेविएशन बता रहा होता है प्लस माइनस जी में। यानी ये पॉजिटिव जी भी हो सकती है, नेगेटिव जी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल 50% of the area under any Gaussian curve is located between 0.67 sigma या -0.67 सिग्मा या प्लस 0.67 सिग्मा, जो मैंने एक्सप्लेन की वो वाला टर्म है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि if we have a result x from a data set with a standard deviation of s
we may assume that 90 times out of 100 the true mean will fall in the interval x plus minus 1.64। तो 90% कॉन्फिडेंस लेवल पे आप लोगों ने ये देखा होगा कि एरिया अंडर द कर्व हमें ये बताता था कि 90% कॉन्फिडेंस लेवल पे जो पॉपुलेशन जी वैल्यू हो सकती है वो प्लस माइनस 1.64 सिग्मा हो सकती है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये हो कि आउट ऑफ 100 90% चांसेस प्रोबेबिलिटी है कि रिजल्ट हो, आपका मीन रिजल्ट में इतना स्टैंडर्ड डेविएशन हो, प्लस माइनस 1.64 सिग्मा, जबकि 10% चांसेस ये हैं कि इससे आउट ऑफ रेंज, इससे ज्यादा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो। तो बेसिकली जी तो गेमोर तो नाइन दरअसल प्राइवेट आप कोई सवाल पूछ रहे हैं? अच्छा, तो यहाँ तो इसको हम बेसिकली कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? कॉन्फिडेंस लेवल इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ परसेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी स्टैंडर्ड डेविएशन को आप सिंपली कॉन्फिडेंस लेवल कह सकते हैं। रिपीट करें ना कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल को एक आम एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एग्जाम दिया, ठीक है, एग्जाम अटेम्प्ट करने के बाद आप अपना मार्किंग करते हैं, पेपर आउट एग्जाम से निकलने के बाद अपना एग्जाम पेपर अपना मार्किंग करते हैं रिजल्ट आने से पहले। फॉर एग्जांपल आप खुद से मार्किंग करके कहते हैं कि मेरा रिजल्ट जो है वो 60% आएगा। ठीक है, अब इस 60% आने की चांसेस हो भी इससे ज्यादा भी आ सकता है, इससे कम भी आ सकता है रिजल्ट डेफिनेटली। अब फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आपने अटेम्प्ट किया होगा, आपकी नज़र में ठीक होंगे, लेकिन टीचर जब वो चेक करेगा तो हो सकता है वो गलत होंगे, तो आपका रिजल्ट जो है इससे कम भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल 50% भी आ सकता है या फिर 70% भी आ सकता है। तो अब आप आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि 60% रिजल्ट के आने के कितने चांसेस हैं। 60% रिजल्ट के आने के हो सकता है आप कहें 80% चांसेस हैं। इट मीन्स कि आपका रिजल्ट जो है वो 80% चांसेस हैं कि आपका रिजल्ट 60% आए, बाकी 20% चांसेस हैं कि आपका रिजल्ट 60% ना आए, इससे कम आए या इससे ज़्यादा आए। तो ये जो लेवल आपके अंदर आपने अपनी प्रोबेबिलिटी डेवलप की हुई है, इसको आप सिंपली क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं। ठीक है, तो सेम यही काम स्टेटिस्टिक्स में भी होता है। तो स्टेटिस्टिक्स में जब आप कोई मीन रिजल्ट रिपोर्ट करते हैं तो उस मीन रिजल्ट के साथ आप पॉपुलेशन उस स्टैंडर्ड डेविएशन रिपोर्ट करते हैं मीन रिजल्ट के साथ, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जैसे जैसे आप अपना वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मीन के साथ ज़्यादा रखेंगे तो इट मीन्स कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ज़्यादा होगा, और मीन के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जितनी कम आएगी कम रखेंगे, इट मीन्स कि कॉन्फिडेंस लेवल उतना कम होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजल्ट जो है वो मीन के एतराफ में एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी उतनी कम होगी। तो सिंपली इस प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंस लेवल का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हम एक जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए। A general expression for the confidence interval of the true mean based on measuring a single value। अगर आपने कोई सिंगल वैल्यू मेजर की हुई है तो ट्रू मीन आप ट्रू मीन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल को एक्सप्रेस कर सकते हैं इस इक्वेशन के जरिए। ट्रू मीन is basically equals to mean
प्लस माइनस z सिग्मा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ये है जहाँ पे आपको नंबर ऑफ मेजरमेंट्स नाउन नहीं है, ठीक है, नंबर ऑफ n अननाउन है, आपको गिवन है एक सिंगल वैल्यू गिवन है, तो उस सिंगल वैल्यू का डेफिनेटली एक ही वैल्यू है, n की वैल्यू 1 है, तो इस केस में जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा वो किसके बराबर होगा, प्लस माइनस z सिग्मा के बराबर होगा। इसी तरह द एक्सपेरिमेंटल मीन x bar of n measurements is a better estimate of population standard deviation। अगर आपके पास नंबर ऑफ मेजरमेंट्स गिवन हो, यानी 5 मेजरमेंट्स का मीन लिया गया है, 5 वैल्यूज का मीन लिया गया है, 0.1 0.2 0.15 इस तरह से 5 मेजरमेंट्स का मीन लिया गया है, वो है x बार। तो इस केस में जो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ट्रू मीन क्या होगा, x बार प्लस माइनस z सिग्मा अंडर रूट n। यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल होता क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरा रिजल्ट जो है वो 7.7 प्लस माइनस 0.25 है, तो अब इस स्केल से हमें क्या पता चल रहा है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ, ठीक है, म्यू हुआ ये वाला, और जबकि ये मीन वैल्यू हुआ और ये जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वैल्यू है, आपका जो ट्रू रिजल्ट है वो 6.75 भी हो सकता है, मिनिमम वैल्यू, आपके ट्रू वैल्यू के का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 6.75 हो सकता है, या ये 7.25 भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने दो लिमिट्स सेट किए, एक लिमिट 7.25 और एक जो कि मैक्सिमम लिमिट है, और दूसरा लिमिट 6.75 जो कि मिनिमम लिमिट है। इन लिमिट्स को यानी लिमिट्स ऑफ इंटरवल्स को आप सिंपली क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल का नाम देते हैं। इस कॉन्फिडेंस इंटरवल यानी इस पूरी रेंज को आप कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कह सकते हैं, और इसके अलावा जो लिमिट्स आपने सेट की हुई हैं इनको कॉन्फिडेंस लिमिट का नाम देंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, जबकि कॉन्फिडेंस इंटरवल कंप्लीट रेंज है, कंप्लीट रेंज ऑफ ट्रू मीन के एग्जिस्ट करने का कंप्लीट रेंज है। फॉर एग्जांपल 6.25 से लेके 7.25 तक ये पूरा एक इंटरवल है, इसको आप कॉन्फिडेंस इंटरवल कहेंगे। और इसी तरह कॉन्फिडेंस लिमिट क्या होता है, जो लिमिट्स ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हैं यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, इनको आप कॉन्फिडेंस इंटरवल का कॉन्फिडेंस लिमिट का नाम देंगे, ठीक है, लिमिट्स को। अच्छा, तो इस तरह अगर आपके पास सिंगल वैल्यू हो तो आप कॉन्फिडेंस इंटरवल इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं, और अगर आपके पास मल्टीपल मेजरमेंट्स हो तो कॉन्फिडेंस इंटरवल इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। अच्छा, तो जब हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करना होता है तो बेसिकली हम एक चार्ट का सहारा लेते हैं। तो ये डिफरेंट कॉन्फिडेंस लेवल्स पे जी की वैल्यू डिफरेंट होती है। अभी गाउशियन कर्व से मैंने आप लोगों को समझाया था ना कि जेड 50% कॉन्फिडेंस लेवल पे जी की वैल्यू कितनी होती है, प्लस माइनस 0.67, ठीक है। इस कर्व में ये देखें, तो ये गाउशियन कर्व से ये टेबल बना है बेसिकली। तो डिफरेंट कॉन्फिडेंस लेवल्स पे जी की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो इसी तरह 95% कॉन्फिडेंस पे जी की वैल्यू 1.96, 99% पे 2.58। तो जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है तो जी की वैल्यू भी ज़्यादा होती है, उतनी ज़्यादा। अच्छा, इसी तरह अगर आप नंबर ऑफ मेजरमेंट एवरेज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स की बात करें तो जैसे जैसे नंबर ऑफ मेजरमेंट्स आप
इंक्रीज करते हैं तो रिलेटिव साइज ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, इन दोनों टेबल्स की जरूरत इस टेबल की जरूरत पड़ती है जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना चाह रहे होते हैं। तो इसके लिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक डेटा है हमारे पास, डिटरमिन दी 80% एंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फाइंड करने हैं किस पे? नंबर 1 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे अच्छा, दूसरा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये परसेंट है। फॉर द फर्स्ट एंट्री दैट इज, यहाँ पे एक मीन वैल्यू हमने कल लास्ट टाइम एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इन पेशेंट के ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन मॉनिटर की थी डिफरेंट मंथ्स में, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3। तो वहाँ से ये पहले मंथ की एंट्री का डेटा यहाँ से लिया हुआ है, वो है 1108 मिलीग्राम पर लीटर। ये लास्ट क्लास में हमने जो न्यूमेरिकल किया था वहां से ये वैल्यू ली है। अच्छा, इसी तरह द मीन वैल्यू फॉर मंथ 1 इज द सेम इन द सेम एग्जांपल फॉर द फर्स्ट एंट्री इन एग्जांपल 2। और अच्छा, ये सिर्फ एक ही एंट्री है एग्जांपल 2, मंथ 1 में एक ही एंट्री हमने पहले ली हुई है 1108 मिलीग्राम पर लीटर। अच्छा, दूसरा है मीन वैल्यू ऑफ द मंथ 1। मंथ 1 के अंदर हमारे पास 7 मेजरमेंट्स थी, उन 7 मेजरमेंट्स का मीन वैल्यू वहां पे हमने रिपोर्ट किया था 1100.3 मिलीग्राम पर लीटर। assume in each part standard deviation is 19, standard deviation 19 है, that is a good estimate of population standard deviation। अब हमें यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू बताई हुई है, सिग्मा की वैल्यू ये कितनी है? 19। अब हमने क्या करना है, कॉन्फिडेंस 80% कॉन्फिडेंस लेवल पे, 80% कॉन्फिडेंस लेवल पे कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। इसके लिए ए के लिए यानी 1100.8 और इसी तरह 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे इंटरवल फाइंड करना है 1108 के लिए। सेम इसी तरह दूसरा न्यूमेरिकल भी 80% पे कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है इस वैल्यू के लिए, मीन वैल्यू के लिए, और 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे भी कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है 1100.3 मिलीग्राम मीन के साथ। क्या का कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा? कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब ये हुआ 1108 प्लस माइनस जी सिग्मा। ठीक है, ये इक्वेशन आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द मीन फाइंड करने का ये इक्वेशन पढ़ा था। तो सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल को पार्ट 1 को, ए पार्ट को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि इक्वेशन हमने ये पिछली स्लाइड में पढ़ा था। इक्वेशन क्या थी? कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ मीन फाइंड करने के लिए, म्यू ट्रू मीन फाइंड करने के लिए x बार इज इक्वल्स टू जी सिग्मा था, जी या जी सिग्मा कहें आप, सिग्मा यहाँ सिंबल नहीं है तो मैं सिग्मा लिखता हूँ, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन वाला। तो इस इक्वेशन से पहले कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है एट 80% कॉन्फिडेंस लेवल। तो म्यू की वैल्यू कितनी, एक्स बार की वैल्यू कितनी है? 1108। तो ये इक्वेशन आप लोगों को बताया था कि ये इक्वेशन
ये वाला था सिंगल वैल्यू के लिए ये इक्वेशन, मल्टीपल वैल्यूज हो तो ये इक्वेशन x प्लस माइनस जी सिग्मा। अब इस x प्लस माइनस जी सिग्मा के लिए आपको z की वैल्यू चाहिए, और z की वैल्यू अब आप टेबल से देखें 80% कॉन्फिडेंस लेवल पे इस टेबल में z की वैल्यू कितनी है 1.28। तो आप सिंपली इस रिजल्ट में इस वैल्यूज पुट करें तो ये आ गया z की वैल्यू 1.28 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 19। तो अब आपके पास जो 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे रिजल्ट आया है ये कितना आ गया 1108 प्लस माइनस 24.3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मिलीग्राम पर लीटर। अब इस रिजल्ट का मतलब ये हो कि अब आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंगल वैल्यू यानी 808 जो आपने मेजर की है 80% कॉन्फिडेंस लेवल पे, इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो 24 कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा वो 24.3 मिलीग्राम पर लीटर प्लस माइनस में हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू इसकी 1083.7 हो सकता है,